अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अली गौहर और आप देख रहे हैं अली गौहर ऑफिशियल। हमारा आज का मौजू है सेहत, आपकी सेहत, हमारी सेहत और पूरे पाकिस्तान की सेहत। सेहत के हवाले से हुकूमत वक्त जो है काफ़ी खसूसी इक़दाम कर रही है। मौजूदा दौर में अगर बात की जाए तो जिस तरह से एक वायरल बीमारी है कोरोना, इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा परेशानी पाई जा रही है। आवाम ज़हनी तौर पर काफ़ी ज़्यादा परेशान है। इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा कंपेन चलाई गई। हुकूमत ने इस हवाले से आवाम को बहुत ज़्यादा मालूमात फ़राहम करने की कोशिश की कि कोरोना की वजूहात क्या हो सकती हैं, ये किस तरह से फैलता है और अगर किसी को जो तशख़ीस इस मर्ज़ की हो जाती है तो उसको क्या करना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा अमवात जो हैं वो भी इस हवाले से हो चुकी हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में इस हवाले से बहुत ज़्यादा अमवात हुई। पूरी दुनिया इससे परेशान रही। लॉकडाउन रहा, मुल्क बंद रहे, कारोबारी सरगर्मियाँ बंद रहीं, आवाम परेशानी से दोचार रही और सबसे बढ़कर आवाम जो है ज़हनी तौर पर इससे परेशान रही कि आखिर ये बीमारी है क्या और ये किस तरह से होती है। हर आदमी एक वहम का, एक गुमान का शिकार दिखाई दिया कि कहीं उसे कोरोना तो नहीं है। बाज़ लोग तो डर की वजह से भी हॉस्पिटल नहीं जा सके। तो आपकी सेहत के हवाले से आज हम ये खसूसी प्रोग्राम लेकर आए हैं जिसमें हमारे साथ हकीम ज़ुबैर रशीद साहब मौजूद होंगे। ख़ानदानी हकीम हैं, आलमगीरी दवाखाना के सरबराह हैं और मैं आपको ये आगाह करूँ कि उनके दादा हकीम आलमगीर साहब और उनके वालिद साहब अब्दुल रशीद साहब और वो ख़ुद भी हिकमत जो है वो कर रहे हैं। काफ़ी दूर दूर से लोग जो हैं उनके पास बीमारियों की तशख़ीस के हवाले से, दवा के हवाले से, शिफा के लिए रब्ता करते हैं। हम यहाँ ये बात करना ज़रूरी समझेंगे कि आखिर जो बीमारियाँ हैं इनकी वजूहात क्या होती हैं, किस वजह से बीमारियाँ फैलती हैं। मुख्तलिफ़ बीमारियों के हवाले से बात करेंगे, उनके मसाइल के हवाले से बात करेंगे, उनकी तशख़ीस और इलाज के हवाले से बात करेंगे और कब और सही वक्त जो होता है, किस वक्त बेहतरीन मौलवी से रब्ता करना चाहिए ताकि बीमारी की बर वक्त तशख़ीस हो सके, उसका इलाज हो सके। और इस हवाले से मैं आपको ये भी आगाह करूँ कि आज हम नौजवानों के जो मसाइल हैं, लड़कों के जो मसाइल हैं, लड़कियों के जो मसाइल हैं, ख़वातीन के मसाइल, मर्दों के मसाइल, बच्चों के मसाइल, बूढ़ों के जो मसाइल हैं वो डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, प्रोग्राम को पूरा देखिएगा ताकि आप इससे जो है इस्तिफ़ादा कर सकें। और हकीम साहब की जो गुफ्तगू है इस हवाले से, बीमारी के हवाले से, शिफा के हवाले से, एहतियात के हवाले से, परहेज़ के हवाले से, एहतियाती तदाबीर के हवाले से और ख़ासकर जो वायरल मौसमी बीमारियाँ होती हैं उनके हवाले से आप तक पहुँच सके और आप जो है उससे इस्तिफ़ादा कर सकें, ख़ुद को भी महफूज रख सकें, घर वालों को, अपने दोस्त अहबाब को, फैमिली को और जहाँ जहाँ आप जाएँ वो भी उससे महफूज रह सकें और आपसे इस्तिफ़ादा कर सकेंगे लोग तब जब आप ये जानते होंगे बीमारी किस वजह से फैलती है। हमारे साथ हकीम ज़ुबैर रशीद मौजूद हैं, आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं। वेलकम टू द शो सर, कैसे हैं आप? हकीमों से ये तो नहीं पूछना चाहिए कि आप ठीक है कि नहीं, वो ठीक ही होंगे, सेहतमंद होंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अली भाई, आप तशरीफ़ लाए और आपने ये मौका दिया कि हम लोगों को ये अवेयरनेस दे सकें, लोगों को ये बता सकें कि मुख्तलिफ़ बीमारियों में क्या चीज़ हो सकती है, क्या वजूहात हो सकती हैं, क्या अलामात हो सकती हैं और उनकी एहतियाती तदाबीर क्या हो सकती हैं, उनसे बचने के और तरीक़ाकार क्या हैं। तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आप हमें मुहैया कर रहे हैं, इसके लिए बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, ये बताइएगा, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं, कब से आप हिकमत कर रहे हैं? चूँकि जिस इलाके में आज हम ये मौजूद हैं, ये बाईवाले का इलाका है, तो यहाँ जो आपके दादा हैं हकीम आलमगीर साहब, उनकी शोहरत जो है वो सभी उनके नाम से वाक़फ़ हैं, उनकी हिकमत से, उनकी तशख़ीस से, उनकी जो अद्वियात तैयार करते थे उससे वाक़फ़ हैं। आपके वालिद साहब जो है वो हिकमत करते रहे हैं, आप खुद हकीम हैं, ख़ानदानी हकीम हैं, तो इस हवाले से भी लोगों को बताइएगा कब से आप हिकमत कर रहे हैं और मौजूदा दौर में जिस तरह से मेडिसिन से लोग काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं, तो दोबारा से हुक्मा की तरफ उन्हें आने के हवाले से क्या कहें? जी सर, मेरे दादा जान हिकमत करते थे 1975 से उन्होंने हिकमत स्टार्ट की है और हम एक ही जगह पे प्लेटफॉर्म हमारा निशाताबाद है और उस जगह पे हम हिकमत कर रहे हैं। दादा जान ने माशाल्लाह उन्होंने 1995 तक अपना प्रैक्टिस की है और बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है और उनकी प्रैक्टिस बहुत डिफरेंट प्रैक्टिस थी। हमने बहुत कुछ उनसे सीखा। मुझे सीखने को कम मिला, मेरा बचपन था, छोटा था, मेरे वालिद मोहतरम उनके साथ थे, अटैच थे, वो उनसे सीखते रहे। मेरे वालिद साहब 1990s में उनके साथ अटैच हो गए थे, जो कि 2019 तक स्टिल वो अपनी प्रैक्टिस भी करते रहे, सीखते भी रहे। अली भाई, इसमें पहले हुक्मा के बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूं कि हुक्मा जो होते थे ये इनकी स्टडीज़, इनका बाकायदा इनके कोर्सेज़, इनके डिप्लोमे, इनकी डिग्रियां, ये अभी 20 की अनाउंसमेंट है। मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट ने आके इसे स्टार्ट किया है। पहले जो हकीम होते थे ये अपनी प्रैक्टिस, अपने तजर्बों से
और इनका नाम था और इन्हें माना जाता था। आज भी जो बहुत बड़े बड़े हकीम हैं, करशी ग्रुप वाले हैं, हमदर्द ग्रुप वाले, इनके जो बड़े थे इनके पास कोई मतलब डिग्रियां वगैरह नहीं थी। ये अपनी तजर्बे की बेस पे अपने क्वालिटी देते थे लोगों को, लोगों की बात को सुन के एक अपने तजर्बे के हिसाब से दवाइयाँ देते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट ने इस पे काम करना स्टार्ट किया, क्योंकि ये एक पूरा प्रोफेशन है। एक इसे प्रॉपर अभी भी हमें गवर्नमेंट से कोई गिले शिकवे ज़रूर हैं, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट कुछ काम कर रही है इस पे। फिर मैं अपने वालिद साहब के साथ मैंने 2004 में अपनी स्टडी कंप्लीट की। ग्रेजुएशन के बाद मैंने अपने मास्टर किया। मास्टर के बाद मुझे शौक़ था इस चीज़ का, तो मैं 2004 में मैंने ये स्टार्ट किया अपने वालिद साहब के साथ। और बाकायदा एक नेशनल काउंसिल फॉर तिब इस्लामाबाद से हमारी इसकी स्टडी होती है। वो स्टडी 4 ईयर प्लान होता है। मैंने बाकायदा वो 4 ईयर प्लान इस पे कंप्लीट किया। फिर प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस मैंने मुख्तलिफ़ उस्ताज़ा इकराम के पास की, अपने वालिद मोहतरम के साथ ज़्यादा की। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो प्लेटफॉर्म है पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से रजिस्टर्ड है, बाकायदा लाइसेंस्ड प्लेटफॉर्म है। हम पूरी अपनी डॉक्यूमेंटेशन हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि चीज़ क्वालिटी की दे रहे हैं और अच्छी दे रहे हैं और लोगों का प्रॉपर ख्याल, प्रॉपर गाइडलाइन दे रहे हैं, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास गवर्नमेंट के तमाम चीज़ें मौजूद हैं। तो एक चीज़ मैं आपको हिकमत के बारे में और क्लियर करूं। सर, हिकमत जो पेशा था ना, ये स्टार्ट जब से दुनिया बनी है ना, तब से ये हिकमत ही थी। ये तो जो डॉक्टरियत है, MBBS है, ये तो सर ये इस सदी की कह सकते हैं सिंपल कि इस सदी में ये चीज़ें आनी शुरू हुई हैं, लेकिन उन्होंने बहुत तेज़ी से तरक्की की। और पहले सर तमाम हुक्मा जितने भी डिपार्टमेंट थे, चाहे वो मेडिकल डिपार्टमेंट थे, सर्जिकल डिपार्टमेंट थे, सारे हकीमों के पास थे। सर आपने जितनी बड़ी जंगें देखी हैं, जंगें हुई हैं, वहाँ पे तलवारों के घाव, चोटें, ज़ख्में, हाथ पाँव टूटना, सारे हुक्मा ही थे ना। उस वक़्त तो MBBS या कोई चीज़ ऐसी नहीं थी, तो सारे हकीम ही इलाज करते थे। तो उसके बाद कुछ लोगों का कहना है कि ये जो हुक्मा है, इन्होंने अपना इल्म आगे फॉरवर्ड करके नहीं गए, अपना इल्म आगे दे के नहीं गए। लेकिन मेरा थोड़ा सा तज्ज़िया अलग है लोगों से। मेरा कहना ये है कि जो हुक्मा का नॉलेज था, उनका इल्म था, उनके तजर्बे थे, सर वो चुरा लिए गए। वो बाकायदा एक मोनोपली ने चुरा के उन पे बाकायदा वर्किंग की। उन वर्किंग को करते, उस प्रोसीजर को मज़ीद बेहतर करते सर उसे MBBS बना दिया गया। सर ये तो बात बहुत हम आम सुनते हैं कि जो जड़ी बूटियाँ थी, पहले जड़ी बूटियों से इलाज होता था। जड़ी बूटियों को जब उनके सिंपल लफ्ज़ों में मैं समझाता हूँ, टेक्निकल वर्ड इसलिए यूज़ नहीं करूँगा कि लोगों को पता नहीं है, कि उसके कोई जूसेस निकालने शुरू किए तो जी होम्योपैथिक मेडिसिन बन गई। कतरे आ गए, ड्रॉप आ गए, उनकी मिक्सिंग स्टार्ट की। ड्रॉप को उन्होंने मज़ीद रिफ़ाइन करके उसमें कुछ केमिकल्स ऐड किए तो उन्होंने एलोपैथिक बना दी। लेकिन एक मोनोपली थी, उस मोनोपली ने बाकायदा इस पर काम किया। उन्होंने बड़े हकीमों के तजर्बे सारा, सर इन्हें तो नहीं पता था ना सर्जिकल कैसे होती, वो ही सिखा के गए हैं ना, जो तलवारों के घाव ठीक करते रहे हैं, जो बड़े बड़े इलाज, बड़े बड़े बीमारियों के नाम वो देखे गए हैं। ये तो अभी डॉक्टर हजरात हमसे थोड़ा इख्तलाफ करते हैं, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा इख्तलाफ करते हैं जी कि हकीमों को पता नहीं है, हकीम पढ़े लिखे नहीं होते, हकीमों को नॉलेज नहीं होता, हकीमों को रिपोर्टें पढ़ने नहीं आती। सर मैं ये डॉक्टर हजरात से कहूँगा कि ऐसी ये जो लोग आप बातें लोगों को बताते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं है। सर जो पुराने हकीम थे ना, ये जो कहते हैं जी कि रिपोर्टें नहीं पढ़नी आती, सर वो जो पुराने हकीम थे वो तो रिपोर्टों पे यकीन ही नहीं करते। सर वो एक कंसेप्ट दे के गए थे नब्ज़ का, आज डॉक्टर वो यूज़ कर रहे हैं। आप जितने डॉक्टर देखें, आपका जाते ही पहले बाजू पकड़ते हैं, बाकी तो फिर वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से मुख्तलिफ़ चीज़ें आ गई हैं, उन्हें यूज़ करते हैं। हकीम तो मानते ही नहीं थे इन रिपोर्ट्स को, इन चीज़ों को, ये क्या है वो क्या है, वो तो नब्ज़ देखते थे और नब्ज़ में बता देते थे। हाँ, वो नब्ज़ का इल्म जो था वो आगे फॉरवर्ड नहीं हो सका। उसमें मेरी राय ये है कि वो चुरा लिया गया, वो आगे उन्होंने भेजा ही नहीं। हाँ, कुछ बहुत बड़े बड़े नाम अभी भी मौजूद हैं, मेरे उस्ताद हैं, हमने सीखा है ये इल्म और सीखने की कोशिश कर रहे हैं। सर ये इल्म ऐसा है कि इसमें हम ख़त्म नहीं हो सकते, मतलब इसे जितना मर्ज़ी सीखते रहें, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता।
तो मेरी उन डॉक्टर हजरात से ये इख्तलाफ है कि सर आप कहते हैं जी रिपोर्ट्स सर जो इस जनरेशन के जितने भी मेरे कोलीग्स हैं, जो हुक्मा हैं, हर्बलिस्ट हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम रिपोर्ट्स पढ़ लेते हैं, तमाम बीमारियों का भी जानते हैं, तमाम बीमारियों के नाम भी जानते हैं, लेकिन सिर्फ हम यूज़ नहीं करते। हम सर क्यों यूज़ करें? ये मतलब वो कहते हैं जी कि इन्हें बीमारियों के नाम नहीं आते। सर बीमारियों के नाम तो आप लोगों ने मतलब इन्होंने रखे हैं, जो एलोपैथिक है इन्होंने रखे हैं, हमारे अपने नाम है, हमारे नाम ये सुना के दिखा दें। अच्छा हकीम साहब, ये भी बताइएगा, जिस तरह से पाकिस्तान और ख़ासकर सब कॉन्टिनेंट में जिस तरह से पीरी का एक रवाज चल पड़ा है और असली पीर और जाली पीर की एक बहस शुरू है, तो हकीम असली है या जाली है, इस हवाले से क्या कहेंगे कि हकीमों में भी कुछ इस तरह के काम शुरू हो गए हैं कि जो लोग नॉन प्रोफेशन हैं वो भी इसमें आ गए हैं? आप चूँकि 3-4 पुश्तों से मुसलसल हिकमत से वाबस्ता हैं, आपके दादा, आपके वालिद और आप खुद और फैमिली के दीगर मेम्बरान जो हैं इससे वाबस्ता हैं, और लोग अगर कोई आपको नहीं जानता तो आपके वालिद साहब को जानता है, उनके साथ कोई अगर ज़्यादा जाएँ तो आपके दादा को भी जानते हैं। तो एक ख़ानदानी तसलसल के साथ लोग समझते हैं कि आप हिकमत से वाबस्ता हैं और ये हकीमों का घर है, ये हकीमों का ख़ानदान है, ये हिकमत से वाबस्ता है। तो जाली हकीम, ये इस बारे में क्या कहें? जी बिल्कुल अली भाई, ऐसे ही है। हमारे प्रोफेशन में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, नॉन प्रोफेशनल हैं, जिन्होंने नाम बदनाम किया हुआ है, जो असल हकीमों का नाम भी बदनाम किया हुआ है। ना उनके पास कोई क्वालिफ़िकेशन है, ना उनके पास कोई तजर्बा है। उन्होंने ऐसे ही हमारी बहुत सारी किताबें हैं। आप अली भाई, आप कोई किताब पढ़ें, आप 2-3 दिन पढ़ेंगे, आप कहेंगे मैं तो हकीम बन गया हूँ। आप वो चंद जड़ी बूटियाँ रख के बैठेंगे, लोगों को देना शुरू कर देंगे, तो जी वो, हाँ, अल्लाह पाक ने जड़ी बूटियों में, कुछ जड़ी बूटियों में शफा ऐसी है कि वो उस जड़ी बूटी से शिफा ज़रूर अगले बंदे को आ रही होती है, लेकिन उसे कोई पता नहीं है कि उसे हकीम को ख़ुद नहीं पता कि इसमें क्या है, इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसका मिजाज क्या है, लेकिन वो दे रहा है। ये हमारे प्रोफेशन में, हाँ, अब गवर्नमेंट ने इस पर बहुत सख्त एक्शन लिया है, इस पर काम किया है उन्होंने इस पर, ये जो PHC है, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन, इसका क़याम किया है। इस क़याम में यही है कि आप डॉक्टर्स, क्लिनिक्स, MBBS, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, हकीम, तबीब, मुआलिज, सबको वो रजिस्टर्ड कर रहे हैं, और जो रजिस्टर्ड नहीं है उनको वो पकड़ रहे हैं। बहुत सारे बैठे हुए अभी भी हैं बहुत सारे, लेकिन मेरी एक राय है कि शायद गवर्नमेंट इतनी सख्ती इसलिए नहीं कर रही कि गवर्नमेंट हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट को पूरा नहीं कर सकती। मतलब जो हेल्थ की क्वालिटीज़ गवर्नमेंट को देनी चाहिए, जो सर्विसेज गवर्नमेंट को देनी चाहिए, सर शायद गवर्नमेंट नहीं पूरा कर रही। हमारे माशरे में तो ये देखा जा रहा है कि जी कि हर तरफ डॉक्टर ही डॉक्टर हैं, डॉक्टरों का राज है, डॉक्टर कमा रहे हैं, डॉक्टर मेडिसिन दे रहे हैं लेकिन सर आप आज भी अली भाई ज़रा थोड़ा देहाती एरिया में जाएँ, आपको कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा। मेरे उस्ताद हैं, वो कह रहे हैं 70% इलाज लोग हकीमों से करवा रहे हैं और डॉक्टर मानते नहीं हैं हकीमों को। 70% कहते हैं आप किसी भी देहातों में जाके देखें तो सही, वहाँ पे आपको हकीम मिलेगा। हाँ, वो एक अलग टॉपिक है कि वो प्रोफेशनल है कि नॉन प्रोफेशनल है, लेकिन गवर्नमेंट भी शायद इसलिए इस पर कोई सख्त एक्ट नहीं बना रही कि अभी हम हेल्थ को इम्प्रूव कर लें। जब हम इम्प्रूव करेंगे तो फिर इन्हें टाइट करेंगे। हाँ, टाइट कर रही है आहिस्ता। बाकी सर जो काबिल हकीम हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनको मतलब वो बाकायदा इस पर स्टडी होती है, उसका 4 ईयर प्लान्स है, वो किया होता है, उसके बाद उनकी ट्रेनिंग्स होती हैं, वो आपको मिलते हैं। वो असल में लोगों को थोड़ा अवेयरनेस होनी चाहिए कि लोगों को ढूंढना चाहिए। हमारे माशरे में सिर्फ ये हकीमों का नहीं ये हिसाब है सर एलोपैथिक में भी आपको जगह ताई डॉक्टर मिलते हैं। तो लेकिन हमारे यहाँ इतना शऊर नहीं है कि लोगों को ये पता नहीं है कि ये अताई है कि नहीं अताई। लेकिन एक पॉइंट और है, मैं आपके प्रोग्राम से तवस्सुस से एक और बात लोगों को बताना चाहता हूँ सर। ये भी हो सकता है कि लोगों को शऊर के अलावा लोगों की जेब भी इजाज़त नहीं देती। हमारे यहाँ जो अच्छे हकीम हैं, बहुत काबिल हकीम हैं, बहुत महंगे हकीम हैं, बहुत महंगे हैं। जो डॉक्टर्स हैं वो बहुत पैसे ले रहे हैं, बहुत फ़ीसेस ले रहे हैं सर। फिर वो जो मरीज़ है मुल्की हालात, अपने फ़ाइनेंस या इकॉनमी को देखते हुए वो देखता है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, जो अताई डॉक्टर है या अताई कि मैं वो थोड़े से पैसे लेता है तो वो वहाँ पे चला जाता है। उसके नुकसानात हो रहे हैं, आपकी बीमारियों की रेशो बढ़ रही है, आपकी डेथ की रेशो बढ़ रही है। खैर वो आप हकीमों या डॉक्टरों पे कसूरवार नहीं ठहरा सकते आप, वो आपकी लाइफस्टाइल पे भी बहुत मनसर है। अच्छा सर, प्रोग्राम को बाकायदा सेहत, बीमारी और इसकी तशख़ीस की तरफ जाने से पहले एक बात और हम जो है और ये करना चाहेंगे। आवाम इस वक्त एक ज़हनी एक उलझाव का शिकार है, कन्फ्यूजन में है, वो कहाँ जाएँ?
जदीद तहकीक कहती है कि आप डॉक्टर के पास जाएं, वो सबसे पहले आपको रिपोर्टें लिख के देंगे कि ये रिपोर्टें आप लेके आएँ, उसके बाद वो आपको पूछेंगे क्या करना है। हिकमत ये कहती है आप आएँ, बीमारी की तशख़ीस लोग समझते हैं बड़ी देर होती है पता चलते चलते कि बीमारी क्या है। इस कन्फ्यूजन को चंद सेंटेंस में ज़रा क्लियर कीजिएगा कि अब आज के दौर में, जदीद दौर में, जब साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत तरक्की कर चुकी है और जिस तरह से आपने डॉक्टर्स की बात की कि वो रिपोर्टों पर इन्हिसार करते हैं, फ़ौरी रिपोर्ट्स लेते हैं और उस पर काम करते हैं, और हिकमत जो है वो नब्ज़ जिस तरह से आप फरमा रहे, तो तशख़ीस का अमल कितना तख़ीर का शिकार होता है। आवाम की ये कन्फ्यूजन चंद सेंटेंस में आप कीजिए। जी अली भाई, इसमें बिल्कुल हर जो शोबा है ना वो अभी मुकम्मल नहीं है। मैं कभी भी इस हक़ में नहीं हूँ कि आप हकीमों के पास ही भागें, आप हकीमों के पास ही। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डॉक्टर्स के पास हैं, बहुत सारी चीज़ें हकीमों के पास भी हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डॉक्टर मतलब आपको इमरजेंसी है सर, इमरजेंसी में ट्रीटमेंट जो था हकीमों के पास भी, वो अलग बात है, हकीमों से छीन लिया गया, हकीमों को इजाज़त नहीं दी, हकीमों को परमिशन नहीं दी। हकीम सीरियस पेशेंट को लेना मुनासिब नहीं समझता तो खुदा ना खास्ता इसकी कोई कैजुअलिटी हो गई तो ये हमें मसला बनेगा वो। लेकिन डॉक्टर, क्योंकि MBBS डॉक्टर को वो शायद वो डिग्री दे दी गई है कि अगर कुछ भी हो गया तो आपके पास ये डिग्री है, आपको नहीं पूछा जाएगा। इसलिए एमरजेंसी सर्विसेज उनकी तरफ रेफ़र करते हैं और उनकी सर्विसेज अच्छी हैं एमरजेंसी। दूसरा सर्जिकल जो है वो, अब कुछ हकीम ऐसे हैं जो सर्जिकल काम करते हैं लेकिन वो आपको कम मिलते हैं। इस शोबे को आगे बढ़ाया नहीं गया, इस पे बाकायदा गवर्नमेंट ने कोई इंस्टीट्यूट नहीं बनाए, कोई प्राइवेट अदारों ने भी नहीं कोई इंस्टीट्यूट बनाए। जिन लोगों ने सीखा है सर खुद ही सीखा है। उसमें सर ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि डॉक्टर हज़रात सबसे पहले रिपोर्टों की तरफ जाएं, रिपोर्ट्स करवाएं, फिर उन पे इन्हिसार करते हैं। हकीम ऐसा नहीं करते। उसका सर बहुत अच्छा है, आप किसी भी अच्छे तबीब, अच्छे मुआलिज के पास जाएं। लेकिन हमारे माशरे में एक और बहुत बड़ी अली भाई गलती है। पेशेंट बेचारा होता, गुर्दों का मरीज़ होता है, वो गया होता है किसी ऐसे हकीम के पास जो मैदे का हकीम है, उसे ये पता ही नहीं होता। अच्छा, वो हकीम भी नहीं बताता कि मैं तो भाई मैदे का हकीम हूँ, आप मेरे से इलाज ना करवाओ, आप किसी गुर्दे वाले हकीम के पास जाओ, या आप किसी गुर्दे वाले, मतलब इवन मैं किसी भी शोबे को कहता हूँ, तो वो कसूर हमारा है, वो हम लोगों को गलत गाइड करते हैं। उसमें ताख़ीर होती है कि पेशेंट को डायग्नोस नहीं हो पा रहा कि पेशेंट को बीमारी क्या है, क्योंकि वो बेसिकली गुर्दों का हकीम है ही नहीं, वो तो मैदे का है। वो दवाइयाँ उसे ज़रूर पता है, दवाइयाँ वो दे ही जा रहा है, उसे गुर्दे की दे ही जा रहा है, स्पेशलिस्ट नहीं है वो। इसके लिए सर इसीलिए मरीज़ में ताख़ीर होती है। और टेक्नोलॉजी का यूज़ सर देखें, आपको वक्त के साथ चलना पड़ता है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, लेकिन बेफजूल बेदरेग ना करें कि हम ये टेस्ट, लंबे चौड़े टेस्ट लिख दें। आप पेशेंट को एनालाइज़ करें, आपका अपना एक्सपीरियंस है, आप नब्ज़ देखें या लोग उसकी वजूहात देखें। आपको सर वजूहात से तकरीबन तमाम मतलब जो अच्छे प्रोफेशनल लोग हैं, तजर्बाकार लोग हैं, उन्हें पता चल जाता है पेशेंट को बीमारी क्या है। सिर्फ उसकी वेरिफिकेशन के लिए, उसकी अथेंटिसिटी के लिए रिपोर्ट ज़रूर रिकमेंड करते हैं कि हम कंफर्म हो जाएं कि इसे यही मसला है। अदरवाइज़ एक अच्छे हकीम को पता चल जाता है, अच्छे तबीब को पता चल जाता है कि इसे मसला क्या है। जी नाज़रीन, ये वो कुछ बातें थी जो हम अपने प्रोग्राम को बाकायदा आगाज़ करने से पहले करना चाहते थे। अब कहीं मत जाइएगा, अगर कोई ज़रूरी काम है तो उसे छोड़िएगा, चूँकि अब हम स्ट्रेट अवे जो है आपकी सेहत के बारे में बात करने जा रहे हैं। और सबसे पहले हम हकीम ज़ुबैर रशीद साहब से ये पूछेंगे कि वायरल बीमारियाँ, मौसमी बीमारियाँ कौन कौन सी हैं, और हर मौसम के साथ जिस तरह से बीमारियाँ होती हैं तो उनका इलाज किस तरह से है, हकीम इलाज किस तरह से करते हैं, इस तरह से जो पेशेंट हैं उन्हें अपने जो मुआलज हैं उन पर किस तरह से इन्हिसार करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए और तसलसल के साथ जो है अपना इलाज करवाना चाहिए। चूँकि और जब मौसमी बीमारियां बिगड़ती हैं तो फिर क्या रिएक्शन होता है। दीगर जो बीमारियां हैं, जिस तरह से नाम आते हैं बीमारियों के, उनकी तरफ जाने से पहले हम मौसमी बीमारियों की बात करेंगे और जानेंगे कि गर्मियों में, सर्दियों में या जिस तरह से भी मौसम चेंज होता है तो वायरल बीमारियाँ कौन कौन सी होती हैं, हकीम इनका इलाज किस तरह से करते हैं और लोगों को वो क्या रिकमेंड करेंगे पेशेंट को कि किस तरह से वो अपने मौलज से रब्ता करें और तसलसल के साथ इलाज करवाएँ। तो सर बताइएगा, मौसमी बीमारियाँ जो हैं ये कितना ज़्यादा इंसानी सेहत पर? बेसिकली दो किस्म की बीमारियां, मतलब आप जनरल पे जाएं तो एक बैक्टीरियल बीमारियां हैं, एक वायरल, जिसे वायरस कहते हैं, वायरल बीमारियां हैं। सर वायरल बीमारियों का ताल्लुक़ मौसमों के साथ है। उसमें मौसम का चेंज होना, आपकी जगह का चेंज होना, आपने शहर चेंज किया है, आपको उसकी वजह से भी वायरल इन्फेक्शन हो सकती है। वायरल इन्फेक्शन में आपका नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, खांसी, आपका डायरिया,
आपको डाइजेस्टिंग सिस्टम में प्रॉब्लम, खैर वो डाइजेस्टिंग सिस्टम में जो वायरल प्रॉब्लम है वो आपको अपने सिटी में बहुत कम होते हैं होते हैं कम होते हैं, रेशो कम है। लेकिन दूसरी आप शहर चेंज करते हैं तो आपको ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया भी अफेक्ट करते हैं इन चीज़ों पे, लेकिन ज़्यादातर ये नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, खांसी। अच्छा, ये नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, खांसी को लेके ना हमारे यहाँ आजकल लोग ज़रा परेशान हैं। कोरोना है, कोविड-19 जो है उस पर इनकार नहीं है, लेकिन उस पर यह बहस ज़रूर है कि ये बहुत पुराना है। नाम नया है कोरोना, और मतलब वायरस बेसिकली सर अपनी शक्लें चेंज करता है, जिसकी वजह से उसे नए नाम दिए जाते हैं। अब उसे कोरोना वायरस के बाद मतलब कई कह दिया जी डेल्टा आ गया, फ़लाँ आ गया, मतलब नए से नया नाम दिया जा सकता है। लेकिन ये 1980s का वायरस है, उस वक़्त से चला आ रहा है। और इस पे मैं सबसे पहले लोगों को एक रिक्वेस्ट करूँगा कि पैनिक ना हो। ये नज़ला, ज़ुकाम, बुखार को लेके आप पैनिक बिल्कुल ना हो, मेंटली तौर पे रिलैक्स रहें। कुछ नहीं होता इंशाल्लाह ताला। ये जो वायरल बीमारियां होती हैं, जो वायरसेस होते हैं, ये अल्लाह पाक ने इंसान के जिस्म में एक क़ुव्वत मुदाफ़त जो हमारा सिस्टम है वो बहुत अच्छा है सर। अब इसमें जो नज़ला, ज़ुकाम, बुखार के दो तरह की चीज़ें हैं। असल में एक तो पेशेंट फ़ौरन चला जाता है सेल्फ़ मेडिकेशन की तरफ। कहीं भी गया, मेडिकल स्टोर पे गया, लोगों को मेडिसिन याद हैं, या किसी हकीम के पास गया, जी मुझे ये खमीरा दे दें, वो ये चीज़ें, ये अरक दे दें, वो पी लिया जी। लेकिन सर वो गलत है। आप किसी हकीम के पास जाएं, उनसे अच्छी रिकमेंडेशन करवाएं कि जी मुझे क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। इसमें भी जो डॉक्टर हजरात हैं वो कहते हैं जी कि टेम्परेचर, अगर बुखार है ना तो फ़ौरन बुखार ख़त्म कर दो। हमारा हकीमों की राय डिफरेंट है। हम कहते हैं कि टेम्परेचर को फ़ौरन नीचे नहीं गिराना चाहिए। टेम्परेचर अगर आपको है तो उसे कुछ 24 घंटों में, 48 घंटों में आहिस्ता, ये नहीं है कि आप टैबलेट दें, आपका 102 बुखार था, आपको 99 हो गया, आपको शाम को फिर 102 है। नहीं, हमारा काम ये है, हम जो मेडिसिन देते हैं या हिकमत में जितनी भी मेडिसिन होती हैं ज़्यादातर मोस्टली वो है कि वंस आपने मेडिसिन लिया, आपका 102 है तो आपको शायद 101 से ऊपर होगा, इससे नीचे नहीं होगा। आप अगली डोज़ लेंगे आपको 100 होगा, आप उससे अगली डोज़ लेंगे आपको, लेकिन होगा परमानेंटली। तो नज़ला, ज़ुकाम, बुखार को लेके कोई इतना ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आपको ये जो नज़ला, ज़ुकाम, बुखार है ना सर, ये अभी वायरल नहीं है, ये शुरू से वायरल है। ये कहते हैं, इसमें बहुत एक एग्ज़ाम्पल दी जाती है कि जिस घर में ये चली जाए ना जी, वो सारों को ही होता है। इससे बेहतर है कि अगर घर में किसी को नज़ला, ज़ुकाम, बुखार या खांसी है ना, तो एक तो वो कोशिश करे मास्क यूज़ करे, और थोड़ा सा घर में अपने आप को लोगों से, बच्चों से थोड़ा सा दूर रखे। अपना खाना चंद दिन, सिर्फ मैक्सिमम 72 आवर्स, 72 घंटे, ज़्यादा नहीं होते इसके। इंसान की कुछ मेडिसिन्स काम कर रही होती है, कुछ इंसान की जो क़ुव्वत मुदाफ़त होती है वो काम कर रही होती है, तो ज़्यादा टाइम नहीं होता। इसलिए आप 72 आवर्स में आपको बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, बेहतरी की तरफ चले जाते हैं। आप उसके बाद मिलें, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ख्याल रखें, कुछ कम अज़ कम जितने, अब क्योंकि WHO के अकॉर्डिंग तो 14 दिन है कि 14 दिन आप आइसोलेट करें, मास्क पहनें। तो नज़ला, ज़ुकाम, बुखार जो है ना सर, इसमें सबसे बेहतरीन जो तदाबीर है, मैं मेडिसिन के नाम इसलिए नहीं लेना चाहूँगा कि सर लोग यूज़ करना शुरू कर देते हैं, और हर मेडिसिन हर बंदे के लिए इफ़ेक्टिव नहीं होती, बॉडी टू बॉडी वेरी करती है, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है। सर किसी को भी गला ख़राब है, बेहतरीन काम है, नमक, पानी में नमक डालें, गरारे करें। सर जो शांदे ईज़िली अवेलेबल हैं, जो शांदा लें, 2 टाइम जो शांदा पिएँ। अगर आपको बेहतर फ़ील हो रहा है तो आप वो कंटिन्यू करें, बेहतर फ़ील नहीं हो रहा तो आप किसी हकीम के पास जाएं और थोड़ा सेपरेट रहें। आप किसी अपने मुआलिज के पास जाएं, अपना इलाज करवाएं। लेकिन इसमें ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा कुछ माजरत के साथ कि आप जैसे भाइयों ने जो मीडिया के साथ रिलेट है, इनमें से चंद लोगों ने इसे बहुत हाइपर कर दिया, जी ये हो गया, वो हो गया, कि हम मीडिया देखते हैं तो हमें लगता है कि हर तरफ वायरस ही है। हम वैसे जनरल घूम रहे हैं तो हमें लग रहा है कुछ भी नहीं है, लेकिन वायरस है, वायरस से इनकार नहीं है। लेकिन इतना पैनिक ना करें। पैनिक से सर आपको अंदाज़ा नहीं है। एक रेशो के मुताबिक इस पूरे जो 2021 में जो अपने ज़हनी अमराज वाले लोग थे ना, ज़हनी अमराज वाले, डिप्रेशन के, एंजाइटी के, सर उनकी 33% रेशो बढ़ी है।
इन 2 सालों में 33% रेशो बढ़ी है। डिप्रेशन, एंजाइटी, वो डिप्रेशन एंजाइटी आपके ये माहौल को क्रिएट करना, सर उस माहौल से आपकी इकॉनमी को अफेक्ट हुआ, आपकी इकॉनमी को अफेक्ट हुआ, आपके घरों में अफेक्ट हुआ, वो घरों में मसले मसाइल शुरू हुए। उन मसले मसाइलों की वजह से ज़रूरी नहीं बीमारी को लेके वो परेशान थे, मतलब वो मेन वजह वो थी। इसलिए आपको किसी, सर आप एवरेज निकालें ना तो हमें, मेरे पास जो सर्वेज़ हैं और वो अपने नहीं हैं, वो WHO के सर्वेज़ मतलब हैं, आपको मिल जाते हैं इंटरनेट पे। सर जो बच्चों को नज़ला ज़ुकाम फ्लू होता है ना, ये एक सर्वे के मुताबिक कि साल में 4 दफ़ा होता है। कोई बात नहीं, होता है, लेकिन उसे क्योर करें फ़ौरन, उसे लेट ना करें। बड़ों को 2 दफ़ा होता है, मौसम चेंज होने पे ज़्यादा होता है। वैसे 2 दफ़ा किसी भी वक्त हो सकता है, लेकिन ज़्यादा इफ़ेक्ट ये होता है मौसम जब चेंज होता है। तो इसलिए अपनी बीमारियों को लेके बहुत ज़्यादा, इस वायरस को लेके पैनिक ना हो, आप रिलैक्स रहें, घरों अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम करें, ऑफिस जाएं, काम करें, घर आएँ, घर में अपना सुकून से बैठें। अगर किसी को घर में मसला है तो उससे नफ़रत ना करें, उससे मोहब्बत करें। मोहब्बत से सर जितना मरीज़ अच्छा होता है ना, सर आप चले, मैं तो हकीम हूँ, आपको कोई डॉक्टर मिलता है ना, जनरली ज़्यादा लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं, इसलिए मैं बात वो कर रहा हूँ। आपको कोई डॉक्टर अच्छा मिल जाता है ना, जो आपसे थोड़ी देर मुस्कुरा के बात करके या आपको बड़े रिस्पेक्टाना अंदाज़ में गले भी लगा लेता है बाज़ का, तो सर मरीज़ तो वहीं पर ठीक हो जाता है। सर इसका मतलब है कि मोहब्बत काम कर रही है, मोहब्बत काम करती है। इसलिए सर मरीज़ से नफ़रत ना करें, बिल्कुल ना करें, उसे मोहब्बत दें, उसे और मोहब्बत दें। अगर वो बीमार है, कोई भी है, चाहे ये ज़रूरी नहीं वायरस है, घर में आपके कोई मरीज़ है, कोई टीबी का, लोग टीबी के मरीज़ से नफ़रत करते हैं, जो इस तरह के पेशेंट, नफ़रत ना करें, उससे मोहब्बत करें। अच्छा सर, ये भी बताइएगा, आपने शुगर के मरीज़ जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, उनकी तादाद बढ़ती जा रही है, और हम चूँकि पंजाब में रहते हैं, देसी खाने, देसी हमारा वो तरीक़ाकार है हमारा जो भी, तो जो एहतियातें शुगर के हवाले से हैं, लोग कहते हैं अगर खाना ही छोड़ देंगे तो फिर किधर जाएंगे। तो शुगर के मरीज़, ख़ासकर ख़वातीन जो हैं उनमें भी शुगर है, नौजवान जो हैं तो उनकी छोटी उम्रें हैं, शुगर है, बुज़ुर्ग हैं, शुगर है, आजकल बच्चे जो हैं वो भी इसका शिकार हो रहे हैं। तो बतौर हकीम, चूँकि आपकी बड़ी रिसर्च है इस हवाले से, तो क्या कहेंगे इस मूसी मरज़ से, इस मरज़ से जो है बचने के लिए क्या करना चाहिए? सर जो डायबिटिक है ये बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, बहुत तेज़ी से। पाकिस्तान में तो हमारे यहाँ बहुत इसकी एवरेज हर घर में अमूमन एक पेशेंट इसका पाया जा रहा है। तो इसमें सर एक तो इसकी जो हमारी ग़िज़ाएँ हैं जिसकी वजह से ये हो रही है, पहले मैं उसकी बेस बताऊँ, ये हो किन वजह से रही है। सर ये ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स, आप कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हैं, आप और बेतुकी हम पी रहे हैं। हर फंक्शन में मेहमान को कोल्ड ड्रिंक ना पिलाएं तो वो कहता है जी हमें तो पिलाया कुछ नहीं है। उसे बेशक 10,000 का खाना खिला दें, उसे बोतल ना पिलाएं, वो कहते हैं जी हमें तो पिलाया कुछ नहीं, वहाँ पे हमारी सेवा ही नहीं। सर कितना गलत कंसेप्ट है, उससे आपको बीमारी लग रही है, अगर उसको नहीं पिलाया तो शुक्र अदा करो भाई तुम्हें नहीं पिलाया। और उसके बाद सर शुगर, चीनी का सर बहुत नुकसान किया हमारा। सर आपको याद होगा हमने भी बचपन में शक्कर, गुड़ बहुत इस्तेमाल किया। चीनी इतनी आम थी नहीं, मिलती नहीं थी, और लेकिन आपको अब शक्कर और वो गुड़ नायाब हो गया। क्यों सर नायाब हो गया? लोग अपनी सहूलत में पड़ गए। सहूलत क्या है जी, इधर कैसे गए जी, अपने मार्ट से जाके चीनी ले ली। जो अब शक्कर है वो थोड़ी आपको फासले से मिलती है, जो आपको जेन्युइन शक्कर या गुड़ फासले से मिलता है, अब वहाँ पे जाना हम मुनासिब नहीं समझते। तो सर इसमें कुकिंग ऑयल बहुत काम कर, जो डायबिटीज़ के मसले मसाइल हैं, कुकिंग ऑयल ने बहुत अफेक्ट किया हमें। हमने जब तक हमारी पाकिस्तान में या पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड को तो छोड़े, हम पाकिस्तान को लेके बात करते हैं, पाकिस्तान में जब तक सर देसी घी चलता रहा घरों में, सरसों के ऑयल के साथ खाने चलते रहे, गुड़ चलता रहा, शक्कर चलती रही, उस वक्त तक सर आपको डायबिटीज़ की रेशो भी बहुत कम मिली। डायबिटीज़ क्या सर, आपको हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर यानी कि डिफरेंट बीमारियों की रेशो बहुत कम मिली। सर आपको मतलब मुख्तलिफ सर्विस जब आते रहते हैं। कुछ अर्सा पहले 90s की बात है, तो इन्होंने एक तहकीक की जी कि ये देसी घी है ना जी, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है, और लोगों को बाकायदा उस पर मतलब फैलाया इस बात को। सर लोग देसी घी से भाग गए।
और अक्सर लोगों को तो भागे इस चीज़ को सुन के। बहुत सारे लोगों ने सर क्या किया कि वो फिर कुकिंग ऑयल वालों को ना एक मार्केट मिली कि देसी घी के बारे में तो जी ये आ गया, ओपिनियन आ गया कि ये ख़तरनाक है, ये बॉडी के लिए सही नहीं है। तो उन्हें मार्केट बनाने का एक मौका मिला, उन्होंने एक मार्केट बनाई, मार्केट बना के देसी घी गायब हो गया। अब सर रिसेंटली मैं 2017 की बात कर रहा हूँ, उसी सर्वे कंपनी ने कहा जी कि देसी घी तो बहुत काम की चीज़ है, देसी घी तो बहुत काम की चीज़ है। सर इन्होंने ही 1990s में चिकन के बारे में एक रिपोर्ट जारी की थी जी, ये बहुत सेहतमंद चीज़ है, जैसे ब्लेलर हम हर जगह जगह मिल रहा है जी, बहुत सेहतमंद चीज़ है। सर ये भी अब 2017 में जो नई रिपोर्ट आई है जी कि इसमें तो आर्सेनिक पाया जाता है, मतलब इससे कैंसर होने की डिजीज़ में ज़्यादा चांसेस हैं, ज़रूरी नहीं होता कि उसी से हो, लेकिन चांसेस बढ़ रहे हैं। अच्छा, हम डायबिटीज़ पे आते हैं। डायबिटीज़ सर मेन ये आपकी कुकिंग ऑयल, आपका चीनी, आपका रहन सहन, आपका लाइफस्टाइल जो है, लाइफस्टाइल आप डिप्रेस्ड हैं, डिप्रेशन, घर में जो बना हुआ माहौल, घरों का माहौल, काम का माहौल, आपके बॉसेस का माहौल, आपके जो ऑफिसर्स हैं उनका माहौल, उन्होंने इतना टाइट किया हुआ है, वो अफेक्ट कर रही है सर आपको। और सर डायबिटीज़ साइलेंट है, पता नहीं चलता, ये उस वक्त ही पता चलता है जब पेशेंट को कुछ अलामात हो रही होती हैं, तो हम उससे पूछते हैं जी आपको प्यास कितनी लग रही है, आपकी टांगों में पेन तो नहीं हो रही, आपको आपके पट्ठों का खिंचाव तो नहीं रहता, आपकी ज़ुबान में खिंचाव तो नहीं आता, रात को हुआ, आप रात को कितनी दफ़ा उठ के वॉशरूम जाते हैं, ये चीज़ें जब पूछते हैं तो हमारा जा रहा होता है उस तरफ के जी किसे डायबिटीज़ हो गई है। उसके लिए फिर हम कुछ टेस्ट रिकमेंड करते हैं कि आप HbA1c करवाएं या अपना दूसरा जनरल जो टेस्ट होते हैं इसके RBC चेक करवाएं। उसमें एक आती है प्री डायबिटिक, एक आती है डायबिटिक। परेशान दोनों में नहीं होना चाहिए। सबसे पहले प्री डायबिटिक में तो बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए, और प्री डायबिटिक में आपको मेडिसिन की तरफ, मेरा मशवरा है कि मेडिसिन की तरफ नहीं जाना चाहिए। प्री डायबिटिक इसकी मतलब आपको रेशे चलो बताएं, वो टेक्निकल बातें हो जाएंगी, फिर वो लोगों को समझ नहीं आएंगी। प्री डायबिटिक होती है कि अभी आपको डायबिटीज़ शुरू हुई है, उसकी मतलब मैं फिर भी थोड़ी सी रेशो बता देता हूँ कि अगर आपको 6 एक टेस्ट होता है HbA1c, उसमें 6 से नीचे होना तो उस पर लिखा होता है कि ये प्री डायबिटिक है। 6.1, 2, 3 को भी, इवन 6.5 तक भी लिख देती हैं लैब्स की ये प्री डायबिटिक है। जब आप 6.5 को क्रॉस करते हैं फिर वो डायबिटिक की तरफ लिख देते हैं, ये डायबिटिक पेशेंट है। लेकिन प्री का मतलब है कि आपको डायबिटीज़ स्टार्ट हो रही है, अभी आप डायबिटीज़ के मरीज़ बने नहीं हैं। डायबिटीज़ में भी हमारे साथ बहुत सारा जो खिलवाड़ किया गया। आप 1970s में चले जाएं तो इसकी रेशो 180 थी। 180 जिसकी शुगर होती थी ना जी अली भाई, वो नॉर्मल कंसिडर होता था। आप 1980s में आए तो पता चला जी नहीं जी, जिसकी 160 है ना शुगर वो नॉर्मल है। आप 1990s में आए तो पता चला जी जिसकी 140 है ना जी वो नॉर्मल है। आप जैसे 20 में हुए तो आपको पता चला कि 120 है जिसकी ना डायबिटीज़ उसे है। सर आज अगर WHO दोबारा ये ऐलान कर देना कि 160 वाला बंदा नॉर्मल है, आप इमेजिन, मेरा अंदाज़ा है कि पाकिस्तान में 1 करोड़ बंदा डायबिटीज़ से निकल जाएगा, मेडिसिन छोड़ देगा। 1 करोड़ बंदा दोबारा मेडिसिन छोड़ देगा। लेकिन सर वो क्यों ऐलान करेंगे वो मेडिसिन? और डायबिटीज़ फिर ऐसी ही है कि इसका प्रॉपर अभी कह लें कि ट्रीटमेंट अभी नहीं है किसी के पास भी। ये बेसिकली मेरे तजुर्बे के मुताबिक एक आपका जो लबलबा है जिसने इंसुलिन बनानी होती है, इंसुलिन आपकी बॉडी को ज़रूरत होती है। इंसुलिन ने आपकी जितना आपकी बॉडी में शुगर लेवल होता है ना, जितना शुगर लेवल होता है इंसुलिन ने उसे कंट्रोल करना होता है, इसलिए हमारी बॉडी को इंसुलिन की बहुत अशद ज़रूरत है। उस लबलबे के ऊपर ज़्यादा मतलब चांसेस होते हैं कि आपके फ़ैट आ जाता है। वो फ़ैट कवर होने की वजह से ना वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा होता, ठीक है। इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होती तो आपकी बॉडी में ब्लड शुगर जो है बढ़ती है, वो आपके ब्लड में आती है या यूरिन में आती है, तो वो जी डायबिटीज़ पेशेंट काउंट किया जाता है जी, ये डायबिटिक पेशेंट है। तो उसको जो प्री डायबिटिक है इसका मतलब है कि जी कुछ इंसुलिन निकल रही है, कभी निकल रही है कभी नहीं निकल रही है, यानी कि प्रॉपर अभी उसने काम करना नहीं छोड़ा। सर उसमें बहुत अच्छा आप पेशेंट परहेज़ पे चला जाए। परहेज़ में क्या है सर, असल में हम एक टेबल पे जब खाना खा रहे होते हैं ना जी, पेट भर के 2-3 रोटियां खा के, चावलों की एक प्लेट खा के ना, तो एंड पे हम कहते हैं जी यार मेरी चाय में ना चीनी ना डालना, मुझे शुगर है।
पहले हम रोटियां भी 3 खा ली हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और चावलों की प्लेट भी खा ली है, और चाय में कहना यार इसमें ना चीनी डाल लेना, मुझे शुगर है। तो हालांकि जो एक रोटी में जितनी शुगर है ना जी, एक रोटी में उतनी चीनी की एक चम्मच में भी शुगर है, ग्लूकोज जिसे हम कह देते हैं। तो चावलों की एक प्लेट में चीनी के 2 से 3 चम्मच की शुगर है, उसे हमें सर कंट्रोल करना पड़ेगा। आप गंदम अल्लाह पाक ने उसमें शुगर रखी है और वो बहुत काम की है। वो ये नहीं है कि आप जिस बंदे को शुगर नहीं है वो रोटी खाना छोड़ दे। सर वो आपको चाहिए, आपकी बॉडी की ज़रूरत है। हमारी बॉडी को वो शुगर के जो गंदम के प्रोटीन्स हैं उनकी ज़रूरत है। तो आपको वो गंदम फ़िलहाल छोड़नी पड़ेगी। छोड़नी नहीं है, आप अगर 2 रोटियाँ खा रहे हैं 1 रोटी पे चले जाएँ। प्री डायबिटिक वाले आप राइस बिल्कुल छोड़ें, आप कोल्ड ड्रिंक्स छोड़ें, आप शुगर तो भाई चीनी तो बिल्कुल आपने छोड़नी है। गुड़ खा सकते हैं, अच्छा मज़े की बात है, गुड़ खा सकते हैं, अच्छा शहद खा सकते हैं। अल्लाह पाक ने जो चीज़ें खुद प्रोड्यूस की हैं ना जी, उसमें शुगर उसमें भी है। शहद में शुगर है लेकिन काम नहीं करता। आपके उसमें सिर्फ शुगर नहीं है ना सर, अल्लाह पाक ने अगर कोई चीज़ बनाई है ना तो उसमें अगर शुगर की मकदार है ना, अब रोटी में भी अल्लाह पाक ने शुगर तो पैदा की है, लेकिन उसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि शुगर को ज़्यादा अफेक्ट नहीं होने देती। लेकिन क्योंकि कंट्रोल करने के लिए हमें कहना पड़ता है कि जी आप खाएँ, रोकनी नहीं है, आप 1 रोटी खाएँ, आप ज़्यादा ना खाएँ। अब फ़िलहाल आप 1 पे जाएं, लेकिन आपने वापस आना है 2-3 पे। ये नहीं कि आपने सारी उम्र आप इसी लाइफस्टाइल पे चले जाना है। आपने अपने लबलेबे की जो चर्बी है, जैसे फ़ैट है, उसे हमने कम करवाना है। तो उसे जैसे ही कम करेगा आपकी इंसुलिन प्रॉपर प्रोड्यूस होगी तो ठीक है। अच्छा शहद से नहीं होता शुगर, शहद खाने वाले फ्रूट्स में जो मीठे फ्रूट्स हैं फ़िलहाल हम मना करते हैं मरीज़ को, जो प्री डायबिटिक वाला से मना करते हैं। लेकिन अगर आप एज ए न्यूट्रिशन किसी से डिस्कस करेंगे ना तो उसके इफ़ेक्ट्स कम होते हैं कुदरती चीज़ों के। अल्लाह पाक ने इफ़ेक्ट जो सर डायबिटिक पेशेंट है, डायबिटिक में भी अब ये है टाइप 1 टाइप 2। टाइप 2 2 तरह के पेशेंट हैं। टाइप 2 वाले जो मेडिसिन्स पे हैं, गोलियां खा रहे हैं। दूसरी टाइप वाले जो हैं वो इंसुलिन लगा रहे हैं। इसमें भी आप 2 तरह की हैं। जो इंसुलिन पे चले गए हैं उनका वापस आना थोड़ा सा मुश्किल है। वापस आ सकते हैं, मेरे बहुत सारे पेशेंट वापस आए हैं, लेकिन वापस आने के लिए आपको अपनी लाइफ पे आने के लिए ना फिर आपको 3 माह किसी हकीम के तबीब के नाम करने पड़ते हैं कि उसने जो कहना है वो खाना है, और खिलाएगा वो खूब आपको। ये नहीं आपको भूखा नहीं रखेगा भाई नहीं खाना, वो आपको खिलाएगा खूब। आपके प्रोटीन्स, आपके फ़ैट, जो गुड फैट होते हैं, बैड फैट होते हैं, बैड फैट नहीं चाहिए होते हैं हमें, गुड फैट आपको पूरे करेगा। आपके प्रोटीन्स, आपके कार्बोहाइड्रेट्स, आपको हर चीज़ वो प्रॉपर देगा आपको डाइट में। ये नहीं होगा कि आपको भूखा सुला देगा। लेकिन आपको 3 माह कुर्बान करने पड़ेंगे। उस 3 माह के बाद मेरे बहुत सारे पेशेंट हैं जो डायबिटीज़ से वापस आए हैं, लेकिन कुर्बानी 3 माह की बहुत सा ट्रिक है। वो बहुत अहम है सर। वॉक से आपका वही बात है ना, इंसुलिन प्रोड्यूस होती है, उसके फ़ैट है। वॉक करने से आपके फ़ैट कम होते हैं, आपके बैड फैट्स कम हो रहे होते हैं। आपके जब बैड फैट्स कम होते हैं तो आपको वॉक करने का बहुत फ़ायदा होता है। वॉक तो सर एक वैसे भी बहुत अच्छी चीज़ है अली भाई। सर ये बताइए, ब्लड प्रेशर के बारे में कुछ बताइएगा, ये क्यों होता है और इससे बचने के क्या तरीकाकार है? आजकल ब्लड प्रेशर बढ़ने से जो मालक हैं वो जो उनके मतहदान पर गुस्सा निकालते हैं और कहते हैं बीपी हाई हो गया। घर में बेगम जो है वो शोहर को पीट देती है, बच्चों को पीट देती है, और जिसका जो दिल करता है बर्तन तोड़ देती है, वो कहती है जी ब्लड प्रेशर हाई हो गया। वैसे ये मैं थोड़ा तंजुमज़ा के लिए बात कर रहा हूँ। तो ये बेसिकली बीपी शूट क्यों करता है, क्या इसकी वजूहत क्या है, और हमारी खुराक के कुछ असरात हैं जिस तरह शुगर के हवाले से हैं, इस वजह से करता है, या पहले ये समझा जाता था कि ब्लड प्रेशर जो है अमीरों की बीमारी है, अब तो आप देखें तो गरीबों का भी बीपी शूट कर जाता है? क्या क्या जी बिल्कुल, पहले यही मशहूर था कि ब्लड प्रेशर अमीरों की बीमारी है, ये अमीरों को ही होता है, गरीबों को नहीं होता। ब्लड प्रेशर में मतलब 2 तरह के, एक लो ब्लड प्रेशर है, एक हाई ब्लड प्रेशर है। इसे नए लफ्ज़ कहते हैं तो हाइपरटेंशन कहा जाता है जी, कि हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं। तो इसमें भी सर बेसिकली हमारा जो दिल है ना वो एक काम कर रहा है, एक पंप की मानद काम कर रहा है। उसमें खून आता भी है, खून जाता भी है। ब्लड प्रेशर 2 तरह के ब्लड प्रेशर होते हैं, एक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, एक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है। नॉर्मल रेंज है 120 to 80। इसकी हिस्ट्री भी ऐसे ही है अली भाई, ये भी 150
टू 95 तक था नॉर्मल। इसे भी आहिस्ता 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 लाया गया है यहाँ पे। पूरी प्लानिंग के तहत 120 टू 180 अब नॉर्मल हम इसे कंसीडर करते हैं। हाँ, जिसका 130, 135 या 140 चला जाता है उसे प्री हाइपरटेंशन कह देते हैं जी, अभी स्टार्ट हो रहा है, कंट्रोल करें। जिनका 140 से ऊपर 160, 150, नीचे वाला 95, 90 डायस्टोलिक जो है वो उसे हम कह देते हैं जी ये हाइपरटेंशन का पेशेंट है। सर इसमें होता ये है कि आपको जो हाई ब्लड प्रेशर है ना, उसमें क्या होता है कि आपका दिल जब पहले सारा ब्लड अपने अंदर लेता है, ठीक है, उसे फिर थ्रो करता है, बाकायदा भरता है और थ्रो करता है। जो आपकी वेन्स है ना, जैसे ब्लड वेसल्स कहते हैं, उनके अंदर जब चिकनाई आ जाती है ना, वो चिकनाई आपकी मुख्तलिफ हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल की चिकनाई हो सकती है या और किसी को कोई ज़र्रे हो सकते हैं, उसकी वजह से प्रेशर बढ़ता है। आप पाइप को दबाएं ना जी, पाइप जब पानी छिड़क रहे होते हैं तो प्रेशर बढ़ रहा होता है। वो जब आपकी उसके वेन्स में ब्लॉकेज आती है ना, तंग हो जाती हैं, उसमें बेसिकली कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा होता है, चिकनाहट बड़ी होती है, उसमें वो वेन्स को ब्लड तंगी मिलती है, उसका प्रेशर वो बढ़ता है। उस प्रेशर बढ़ने को वही कहते हैं जी हाई ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर होया। बाज़ दफ़ा ब्लड प्रेशर बिल्कुल लो होता है, वो अब 120 से जब नीचे आता है, लो की रेशो हमारे यहाँ कम है, पेशेंट की बहुत कम है, लो ज़्यादातर होता है। अच्छा, ये जो लो ब्लड प्रेशर है ना, ये अमूमन जो होता है ना, ये किसी न किसी वजह से होता है। डायरेक्टली लो ब्लड प्रेशर के पेशेंट बहुत कम है, उनको यानी कि कोई स्टमक का मसला है, किसी को किडनी का इशू है कोई ना, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट ज़्यादा हैं। अच्छा, ये ब्लड प्रेशर एक साइन है, ये भी मैं आपको बताऊँ अली भाई। ब्लड प्रेशर एक साइन है, ये आपको साइन कर रहा है कि आपके ऑर्गन्स ख़राब हो रहे हैं। ब्लड प्रेशर वाला मरीज़ जो है उसे किडनी के ज़्यादा चांसेस होते हैं, वो हार्ट या किडनी का डिजीज़ में जा सकता है। इसलिए थोड़ी सी उसे केयर करनी चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए, कि केयर करनी चाहिए कि अगर उसका ब्लड प्रेशर हाई है, तो बहुत सारे हमारे यहाँ पेशेंट हैं उनका हाई है, वो कहते हैं जी कोई बात नहीं, ठीक है जी, हम ठीक है जी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ये स्लो आपको थोड़ा नुकसान कर रहा है, आपके ऑर्गन्स को डैमेज कर रहा है, आपकी किडनी को, आपके हार्ट को, क्योंकि हार्ट में वो प्रॉब्लम आ रही है ना, उसे को ब्लड को सर्कुलेशन को उसे लेने में देने में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट बन रहा है। उसके लिए सर हाई ब्लड प्रेशर जो है, सबसे पहले तो उसे प्रोटीन, मतलब साल्ट, सबसे मेन चीज़ है साल्ट बेसिकली नमक का काम है जी, कि जब हम नमक लेते हैं ना, तो हमारे जिस्म में सोडियम की मकदार बढ़ती है। जब सोडियम की मकदार बढ़ती है ना, तो उसमें पानी की मकदार भी हमारे जिस्म में बढ़ जाती है। पानी की मकदार जब बढ़ती है, वेन्स आपकी पहले ब्लॉक हैं, उसमें प्रेशर और इंक्रीज़ होता है। जब प्रेशर इंक्रीज़ होता है तो ब्लड प्रेशर शूट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए आप नमक सबसे पहले तो इसमें साल्ट छोड़ दें। अच्छा, साल्ट भी आपने जो आप ये नमक आप बाज़ार से ख़रीदते हैं ना, ये छोड़ना है सर। आप पुराने चले जाएं डली वाले नमक पे, येलो, हाँ जी, अपने वाइट साल्ट छोड़ना है। आप पुराने वो डली वाले नमक पे चले जाएं सर, जो पुराना मिलता था। मुझे याद है, मैं तो अपने हाथों से वो कूटता रहा हूँ, हम वही छान के वो घर में देते थे सर। वो साल्ट नहीं इस पर काम करता, मतलब टेंशन नहीं देता, वो नहीं करता आपको। आप उस साल्ट पे चले जाएं, फिर प्रोटीन्स थोड़े से ज़रा कम करें, फ़ैट वाली चीज़ें, चिकनाई इसमें बहुत माने रखती है। आप ये पकौड़े, समोसे, फ़ास्ट फूड या जितनी भी पराठा, जो मोस्टली नाश्ते में हम खाते ही पराठा है जी, हमारा तो पराठे के बगैर जी गुजारा ही नहीं है। लोगों का राय है हमारी तो पराठे के बगैर गुजारा ही नहीं है, तो वो चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी। अच्छा, लो ब्लड प्रेशर के लिए नमक बहुत अच्छा है, अल्लाह पाक का निज़ाम है। उसको साल्ट चाहिए, उसको पानी चाहिए कि उसको पानी की मकदार बढ़े, ब्लड में बूस्ट हो, ब्लड की सर्कुलेशन तेज़ हो। लो ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट तो घर में है, आप स्कंजबी का एक गिलास नमक में दे दें तो उसका ब्लड प्रेशर थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो जाता है। हाई ब्लड प्रेशर वाले के भी घर में बहुत सारी ट्रीटमेंट है सर। मैं अब नाम लूँगा, लेकिन मैं उसके ये नहीं बताऊँगा ये खानी है कि नहीं खानी, क्योंकि सर वही बात अली भाई वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट, किसकी बॉडी पे किसकी एज कितनी है, किसको क्या है। छोटी इलायची में सर अल्लाह पाक ने बहुत शफा रखी है हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए।
सर एक जड़ी बूटी है चंदन असरोल जिसे कहते हैं, उसमें अल्लाह पाक ने बहुत शफा रखी है ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए। और सर ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं, परमानेंट ब्लड प्रेशर ठीक करने के लिए। सर एलोपैथी के पास मुझे कोई ऐसी बीमारी बता दें, चाहे डायबिटीज़ हो गई, ये ब्लड प्रेशर अभी 2 का हम जिक्र कर चुके हैं। सर ये एक टैबलेट देते हैं जी, ये लीजिए आप सारी उम्र आप खाते रहें। मेरे पास जितने पेशेंट आते हैं जी, कोई 3 साल से ले रहा है, कोई 4 साल से ले रहा है। और सर ये इन्हीं के सर्वे के मुताबिक कि जो हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लगातार 3 साल खा लेगा उसे डायबिटीज़ हो जाएगी। हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन जो 3 साल लगातार खा लेगा ना, लोग खाते हैं। अच्छा, लोग भी परमानेंट ट्रीटमेंट की तरफ जाना नहीं चाहते हैं ना। लोग कहते हैं जी बहुत इजी समझते हैं, एक गोली खा ली, सारा दिन घूम फिर लिया, सारा दिन घूम फिर लिया, उसके बाद इजी समझते हैं जी कि एक गोली जी, और बड़े फ़ख्र से बताते हैं जी, ओ जी मैं जी फ़लाँ गोली खाना जी, एक गोली खा ली दिया जी, और सारा दिन जी दौड़ पे फिर तो कुछ भी नहीं आया जी। ठीक, सर उन्हें ये नहीं पता कि उनके ऑर्गन्स कितने डैमेज हो रहे हैं। उनको उसके इफ़ेक्ट्स, अगर वो यंग हैं तो 45 के बाद, अगर वो मतलब उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी नहीं हो रही, उन्हें लग रहा है अच्छी हो रही है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ गिर रही है दिन ब दिन। वो तो उन्हें तब जाके पता चलता है जब उनके और ऑर्गन्स। अच्छा सर, एक बड़ी मज़े की बात मुझे याद आ गई। सर एलोपैथिक की आप कोई भी मेडिसिन इंटरनेट पे रिसर्च कर लें, आप पैनाडोल ही है, वो आपको कहें जी पैनाडोल के ये फ़ायदे हैं और ये नुकसान भी हैं। अच्छा यार, कंपनी बनाने वाली बता रही है कि हमारी मेडिसिन में नुकसान है। सर आप हिकमत की कोई मेडिसिन उठा लें, ये नहीं कहता चले हमारी उठाएं, जो ऐसे इंटरनेशनल फर्म्स हैं हर्बल्स में। अब हर्बल में बहुत काम हो रहा है पूरी दुनिया में, यूरोप में बहुत काम हो रहा है हर्बल में। वहाँ पे बाकायदा इनकी कंपनीज़ को रजिस्टर्ड किया जाता है, इनकी प्रोडक्ट्स को, और डॉक्टर्स अपना रहे हैं इनकी प्रोडक्ट्स को। अच्छा, हर्बल की मेडिसिन आप कोई भी इंटरनेट पे रिसर्च करके देखें, उसके नहीं लिखे होंगे जी इसके भी नुकसान हैं, उसके सिर्फ फ़ायदे लिखे होंगे। कि लोगों का कंसेप्ट ये गलत है कि जी देसी दवाई से काम ख़राब हो रहा है। आपको अच्छा, जो इंटरनेट की सहूलतें दे रहे हैं, जो ये आपको बता रहे हैं कि देसी दवाइयाँ नुकसान कर रही हैं, आप उन्हीं से आप सर्च करें। आपके पास एक अल्लाह ने मोबाइल, इंटरनेट बहुत अच्छी चीज़ है, आपको टेक्नोलॉजी ने दी हुई है, आप देखें, आपको हर एलोपैथिक की मेडिसिन के नुकसान मिलेंगे, साइड इफ़ेक्ट मिलेंगे। और ये पैनाडोल के साथ, जो पैनाडोल हर घर, मैं कहता हूँ ड्रग अथॉरिटी ने पता नहीं क्यों परमिशन दी हुई है कि पैनाडोल सर वो गोली है कि आप साइकिल वाले पंचर वाले के पास भी बैठे हो ना, तो उसे कहें यार पैनाडोल की गोली है, हाँ जी है, पता लेना कि गोली लेनी जी। मतलब करियाने की दुकान, इस पे ड्रग कोई नहीं एक्शन ले रही। और मैं मेरे पास कुछ ऐसे सर्विस हैं कि पैनाडोल गोली खाने की वजह से लीवर ख़राब हो रहे हैं, जितने लीवर डैमेजेस, लीवर कैंसर, लीवर के बीमारियां सब पैनाडोल से हो रही हैं। और पैनाडोल वो वहद गोली है जो हर घर में है, और खाने में मिनट नहीं लगाते, थोड़ा सा सर्च कराया, गोली खा ली पैनाडोल। अच्छा, फिर पैनाडोल की बाकायदा एडवर्टाइजिंग आती है जी, आप किसी मेडिसिन की ऐड की ज़रूरत, मतलब ऐड की इजाज़त नहीं है। मतलब थोड़ा सा थिंकिंग करें ना अली भाई, कि किसी मेडिसिन की इजाज़त नहीं है। ये डिस्प्रिन और पैनाडोल क्या है, ये मेडिसिन नहीं है? अगर ये मेडिसिन है तो इनकी ऐड क्यों दिलवा रहे हैं लोग? मतलब खुद कह रहे हैं जी घर में रखें, घर की ज़रूरत मेडिसिन का 2 डालें और पी लें। सर कैसे पी लें? सर अब डिस्प्रिन से मेरे इल्म के मुताबिक खून कहते हैं पतला होता है, बहुत ज़्यादा पतला होता है। सर हाई ब्लड प्रेशर वाले के लिए तो खून पतला बहुत नुकसान करेगा उसे, जिसका ऑलरेडी खून बहुत पतला हुआ है किसी और मर्ज़ की वजह से, उसके लिए तो डिस्प्रिन और नुकसान है। आप तो उसे कह रहे हैं घर में रखो। अच्छा, फिर एंड पे, इश्तिहार के एंड पे बताते हैं कि डॉक्टर से रुजू लाजमी करें। सर फिर वो एंड पे बताने की क्या वजह है ना, कि मतलब आप लोगों को, और क्या मेरे पास जो एक रिसर्च आई थी ऑथेंटिक है कि नहीं है, मैं उस पर कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारी जगहों पे पड़ी हुई मुझे मिली कि लीवर की जितनी बीमारियाँ हुई हैं ना जी, ये पैनाडोल से हुई। मैं पैनाडोल के मतलब ख़िलाफ़ नहीं हूँ कि मैं ये कल को पैनाडोल वाले मेरे ख़िलाफ़ केस कर दें जी कि ये बंदा आवाज़ उठा रहा है। सर लेकिन पैनाडोल खाएं, किसी की राय ले लें कि खाएं कि ना खाएं, किसी डॉक्टर से पूछें, किसी तबीब वाले से पूछें। हम तो हकीम तो बिल्कुल इनके ख़िलाफ़ हैं कि नहीं खाएं। हम अल्हम्दुलिल्लाह मतलब कोशिश करते हैं, हमारा भी सर दुखता है, हम भी बीमार होते हैं, हमें भी फ्लू होता है, हमारा भी जिस्म दुखता है, तो कभी नहीं ली।
मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मैं बस छोटा सा मेरे तायाजान है हयात हैं, अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगी तंदुरुस्ती रखे। मैंने उनसे एक चीज़ सीखी सर, उन्हें तकरीबन वो कह रहे हैं कि मैंने अपनी उनकी उम्र इस वक्त 85 के लगभग है और मेरी उनसे एक दिन डिस्कस हो रही थी, कह रहे थे कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में शायद को 10 से 15 गोलियां खाई हों पूरी लाइफ में। 85 ईयर ओल्ड हैं। अच्छा, अब उनकी थोड़ी सी बात उनकी चली है। उन्हें आज से 20 साल पहले हार्ट अटैक हुआ। अच्छा, वो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा जी ये मेडिसिन है जी, आपने सारी उम्र खानी है। और डिस्प्रिन की गोली स्पेशल एक कही, वो किसी पर खैर वो उनकी रिकमेंडेशन थी सर, उन्होंने एक दिन भी नहीं ली। सर आज 20 साल हो गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है। मैं कहता हूँ अगर वो मेडिसिन ले रहे होते तो मुझे उम्मीद थी कि मतलब उम्मीद करता हूँ अल्लाह पाक उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे, अगर वो मेडिसिन ले रहे होते ना तो आज वो इतने तंदुरुस्त ना होते। सर वो इस वक्त 85 ईयर ओल्ड होने के बावजूद एक प्रॉपर एक्टिव पर्सन है। कहते मैंने ज़ुबैर पूरी ज़िंदगी में मेरा कहते जी एक दिन सर दर्द हुआ, इतना शदीद दर्द हुआ, मैं ड्राइंग रूम में आके बैठ गया तो मेरी मिसेस कहने लगी कि क्या मसला। कहते मेरे दर्द बहुत हो रहा है। कहते जी आप गोली ले लें, वो गोली ले लें। तायाजान कहते कि गोली नहीं थी, वो बेटा भाग के गया मेडिकल स्टोर पे, वहाँ से जाके पैनाडोल लेके आया। उसने कहा ले लें। कहते जी मैं नहीं ले रहा था ना, लेकिन 3-4 घंटे हो गए थे, इतना शदीद दर्द था कि उसने बेटे ने मुझे ना पैनाडोल खोल के दे दी। कहते मैंने उस हाथ पे रखी और हाथ बंद करके बैठ गया, बैठा रहा। तो आखिर मैंने ना गोली फिर टेबल पर रख दी। तो मुझे थोड़ी सी नींद आनी शुरू हो गई थी, मैं सो गया। सुबह जब उठा तो मैं बिल्कुल ठीक। तो बेटे ने आके कहा कि पैनाडोल का पत्ता भी पूरा है और गोली भी वैसे ही पड़ी, आपने गोली नहीं खाई? कहते नहीं मुझे नींद आ गई थी ना, फिर मैं सो गया, वो अब मैं ठीक हूँ। मतलब वो कहते कि मैं गोली खाई ही नहीं। अच्छा, उन्हें रिसेंटली कोविड की शिकायत हो गई, उनको कोई खांसी फ्लू हुआ तो वो चले गए डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब भी बहुत फेमस है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा। वो उनके पास चले गए तो डॉक्टर साहब ने उनके चेस्ट एक्सरे रिपोर्ट्स वगैरह रिकमेंड कर दी। वो नहीं करवा रहे थे। बेटे उनके माशाल्लाह बड़े हैं, उन्होंने बेटों ने इंसिस्ट करके ना अब्बा जी करवानी है, उन्होंने करवा लिया। उन्होंने कहा अच्छा करवा लो। उन्होंने सारी रिपोर्ट्स करवाई तो डॉक्टर ने रिपोर्ट्स दे के कहा जी कि आपको तो कोविड है। कहते अच्छा। उन्होंने जी मेडिसिन लिख दी। सर मैं पूरी ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैं उनसे, वो मेरे साथ टच में रहे कि क्या करें, खांसी उन्हें ज़्यादा थी। सर उन्होंने मेडिसिन नहीं ली, सर कोविड ठीक कर लिया उन्होंने अपना। सर कैसे किया? सर वो एक तो उन्होंने मेरे से एक सिरप मंगवाया, मैं ये नहीं कहता उससे कोविड ठीक हुआ है। उन्होंने खांसी के लिए मतलब जो उसके सिम्टम्स थे ना उसे तो ख़त्म करें ना। कोविड की तो मेडिसिन किसी के पास भी नहीं है, सिम्टम्स की मेडिसिन दे रहे हैं ना सारे। उन्होंने मुझे कहते यार मुझे खांसी का सिरप दे दो। एक कहते जी, मैंने कहा जी और आपने क्या किया? कहते यार मेरे घर में ना सफ़ेदे लगे हुए थे, मैंने ना उसके पत्ते तोड़े, उसे रोज़ पानी में फेंकता हूँ, बॉयल करके ना उसकी भाप ले लेता हूँ। और सर वो नज़ला ज़ुकाम फ्लू में इंतहाई अहम चीज़ है। आप उसके सफ़ेदे के पत्ते वैसे भी लेके ऐसे मसल के आप सूंघेंगे ना, आपको बहुत अच्छी खुशबू आएगी उसकी। और खुशबू इतनी प्यारी है कि आपकी नोज़ मेम्ब्रेन सारी खुल जाएंगी। यहाँ पे मेम्ब्रेन्स होती हैं अल्लाह पाक ने जो, वो भी खुल जाएंगी। अच्छा, हम खैर ब्लड प्रेशर पे बात कर रहे थे। सर ब्लड प्रेशर फिर ना आहिस्ता आहिस्ता किडनी को अफेक्ट करता है, हार्ट को अफेक्ट करता है, लेकिन इसके लिए कोई ऐसा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी अपने हकीम मुआलिज से रब्ता करें। इसमें भी वॉक बहुत अच्छी है। ब्लड प्रेशर में सबसे अच्छा है सुकून। आप अपने दिन में 10 से 15 मिनट अपने आप को दें। अच्छा, वो देने कैसे हैं? अपने आप को देने का मतलब ये नहीं है कि आपके हाथ में मोबाइल हो या आप टीवी देख रहे हैं या आप किसी दोस्त के साथ बैठे, ये नहीं। सर आप 15 मिनट तन्हा किसी अच्छे माहौल में, किसी ग्राउंड में या छत में या अपनी लॉन में अंदर रहें। आप चेयर रखें और आंखें बंद करके ना बस कुदरत का नज़ारा करें। सर 15 मिनट बाद ब्लड प्रेशर चेक कर लें, ब्लड प्रेशर ठीक होगा आपका। ये चीज़ें हैं, लेकिन इनको मानने के लिए कोई तैयार नहीं है ना। वो कहते हैं गोली खाओ जी, सुकून है सारा दिन। हमारे पास सर हर्बल मेडिसिन की तरफ आता हूँ। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ऐसे मेरे पास मेडिसिन है और मेरे बेशुमार एक दो नहीं बेशुमार मरीज़ ऐसे हैं, उन्हें कहते हैं जी कि आपने इतनी देर मेडिसिन खानी है, ये आपका परहेज़ है। और इसके बाद आपको ना मेडिसिन खानी है
ना आपको परहेज़ करना है, आप अपनी नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ जाएँ। अच्छा ज़ुबैर साहब, ये बताएं एक बड़ी अहम बात और दिलचस्प बात, चूँकि खाने का शौकीन हर कोई होता है और खाने के बगैर गुजारा नहीं है। कुछ लोग ज़िंदा रहने के लिए खाते हैं, कुछ खाने के लिए जीते हैं, ये भी एक मुश्किल बात है। जो लोग खाने के लिए जीते हैं उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी जो डॉक्टर और हकीम बताते हैं वो मैदा है। तो मैदे की ख़राबी किस वजह से होती है, मैदे की बेहतरी किस तरह से होती है, ठीक मैदा किस तरह से काम करता है और कौन कौन सी ग़िज़ाएँ इसे ख़राब करती हैं, और जब मैदा ख़राब होता है तो फिर क्या क्या ख़राब होता है। सबसे बड़ी परेशानी उन लजीज़ खाने वालों और चटपटी चीज़ें खाने वालों के लिए होती है। जब मैदे की वजह से वो थोड़ा सा खाएं तो तसाबियत हो जाती है, उनको परेशानी शुरू हो जाती है, वो कहते हैं अल्लाह करे उनका मैदा ठीक हो जाए। तो ये मैदा कैसे ठीक होता है? जी अली भाई, आपकी मेरा अंदाज़ा है कि आपकी उम्र 40+ है, तो आपने 90-80s का दौर देखा है। आपने 90, 92, 93, 94 में कभी सुना था कि लोगों के मैदे ख़राब हैं? मतलब आपको कभी नज़र नहीं आया होगा कि किसी के, हाँ होते थे, ये नहीं है कि मैं डिसएग्री नहीं करता, एग्री करता हूँ, लेकिन आपने ये नहीं सुना था। आज तो आप हर मरीज़, आपके पास दिन में 100 मरीज़ मेरे पास आता है ना सर, तो 100 के 100 को बाकी और जो भी मसला है, मसला साथ मैदे का लाजमी मसला है सर। वो मैदे के मसले की बुनियाद सर आपके जंक फूड्स, चटपटे खाने, सबसे मेन सर आपने रात की नींद जब 12 बजे सोना है और सुबह 8 बजे उठना है ना, सबसे ज़्यादा मैदे का बेड़ा गर्क वो कर रहा है सर। खाने खुराकें छोड़ें, अभी मैं आपको आपके लाइफस्टाइल से बताऊं, आप लाइफस्टाइल से क्या कर रहे हैं सर। लोगों को नींद 12-1 बजे से पहले आती नहीं है। जब लोग इशा की नमाज़ के वक्त सो जाते थे ना सर, हमने भी अपने बचपन में, हमारे घर में बहुत सख्ती थी, इशा के बाद बस जी गुड नाइट, अल्लाह शबा खैर, बाय बाय, सो जाओ। सुबह फजर टाइम अब्बा जी ने डंडा पकड़ा होता था, उठा देते थे सर। मुझे याद है कि हमारा मैदा कभी ख़राब ही नहीं हुआ था। हम सुबह उठ के 3-3 पराठे, दही का बॉल, सारा कुछ खा लेते थे। आजकल आप नौजवान को पूछते हैं, वो कहता है जी बस जी एक ब्रेड का पीस लेते हैं जी, भूख ही नहीं लगती जी। 11 बजे फिर भूख लगती है जी, फिर 12-1 बजे भूख लगती है। फिर हम लस्सियाँ पीते थे उस वक्त सर। फजर की नमाज़ पढ़ के ऑर्डर होता था बल्कि बड़ों का, घर नहीं आना, ग्राउंड से जाओ खेलो मान लो जाके। अब हम बच्चों को कह रहे हैं ग्राउंड में जाना ही नहीं है भाई, माहौल नहीं अच्छा, भाई माहौल नहीं अच्छा। वो माहौल बच्चे को आप अपने जाने दें, माहौल से रोकने के लिए और बहुत सारी चीज़ें हैं, उसका चेक एंड बैलेंस रखा जा सकता है बच्चे पे। तो ये तो नहीं है कि आप उसे उसकी एक्टिविटी से रोक दें। आप तो घर में बच्चों को बीमार कर रहे हैं सर। मैदे तो बच्चों के ख़राब हैं। बच्चा खाना नहीं खाता जी, पेशेंट आता है जी, बच्चा खाना नहीं खा रहा जी, बच्चे का वज़न नहीं बढ़ा जी, बच्चे का कद नहीं बढ़ा। बच्चा कुछ खाएगा तो बच्चे का बारे में सॉरी उसे मतलब लस्सियाँ पिलाएँ, उसे पिलाएँ, ज़रा उसे मक्खन शक्खन खिलाएँ, उसे ज़रा बेहतर करें। लेकिन वो नहीं जी, उसे वो हमने ब्रेड, बिस्किट, सैंडविच इस पे लगाया हुआ है, तो सर मैदे ख़राब ही होने हैं ना। बड़ों के मैदे सर, रात की नींद, स्ट्रेस, आपकी जॉब का स्ट्रेस, आपकी घर की इकॉनमी का स्ट्रेस। घर की इकॉनमी सर जिसकी जितनी भी बेहतर है ना, मतलब अगर बहुत अमीर ज़्यादा भी है ना, उन्हें इकॉनमी का स्ट्रेस उन्हें अपने लेवल का है। हालांकि वो स्ट्रेस हमारे जो बड़े थे ना सर, बहुत थोड़ा कमाते थे, हमारे बड़े बहुत थोड़ा कमाते थे, लेकिन हम खाना भी बहुत अच्छा खाते थे और वो कभी स्ट्रेस में नहीं हमने देखे थे। वो जब आ जाते थे 5-6 बजे आके घरों में, वो बाहर गलियों में चारपियाँ निकाल लेनी। चलो देहातों में ये होता था, अगर शहरी इलाके में भी थे वो घरों में अपने बच्चों के साथ हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, स्ट्रेस लेवल नहीं होता था सर। अब स्ट्रेस लेवल बहुत है सर। स्ट्रेस लेवल क्यों है इसमें सर? गवर्नमेंट का कोई काम नहीं है। गवर्नमेंट ने इसमें नहीं कहा कि आपको स्ट्रेस इतना हुआ है सर। हमने लाइफस्टाइल, अपनी ख्वाहिशात को ऊपर कर दिया। हमने अपनी इकॉनमी के हिसाब से अपने, पहले सर अगर गांव में किसी के पास गाड़ी होती थी ना, गाड़ियाँ 2-4 होती थी किसी गांव में या शहर में लगा लें सर, कोई जलता नहीं था कि यार उसके पास गाड़ी है। सर अब आपके मेबर के पास गाड़ी है तो आप जल रहे हैं, आप स्ट्रेस में हैं। उसने मोबाइल 40,000 रुपये रखा है, आप जल रहे हैं, आप स्ट्रेस में हैं। आप स्ट्रेस मैदे का बेड़ा गर्क कर देता है। एंजाइटी मैदे का बेड़ा गर्क कर देती है। आप एक डिप्रेशन के पेशेंट भी बन रहे हैं, और डिप्रेशन का पेशेंट फ़ौरन नहीं बनता बंदा, इसे टाइम लगता है, तकरीबन 3 साल
लग जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता बन रहा होता है, उसे नहीं पता होता कि मैं बन रहा हूँ, लेकिन उसे 3 साल लग जाते हैं, फिर जाके उसे पता चलता है हो मैं डिप्रेशन का पेशेंट बन गया। रात की नींद, स्ट्रेस ख़त्म करें अपने घरों से, अपना जितना कमाते हैं खुश रहें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, सुबह उठें, अच्छा नाश्ता करें, अच्छा नाश्ता करें, अच्छा पेट भर के नाश्ता करें, वो कहते हैं बादशाहों वाला नाश्ता करें। दोपहर का खाना नॉर्मल खाएं, थोड़ा सा कम करें, रात का खाना बिल्कुल नॉर्मल खाएं। हमारे यहाँ सेम उल्टा है, सुबह नाश्ता सबसे कम, दोपहर का खाना उससे ज़्यादा, रात को फिर फुल बारबेक्यू, कढ़ाइयाँ, टिक्के, कबाब, शवारमे। मुझे ख़राब ही होने सिर्फ कुकिंग, गंदे मंदे कुकिंग ऑयल तो वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह है लेकिन ऊपर से वो बाज़ारी कुकिंग ऑयल, सर उसका तो फिर मैदे ख़राब ही रहने हैं। उसका सर आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। मैं आपको कुछ बाद में कुछ एहतियाती तदाबीर बताऊंगा कि लाइफस्टाइल में क्या क्या रखना चाहिए, लेकिन फ़िलहाल तो इसमें इसका इलाज फिर आप वही हैं, लोग डेली कैप्सूल खा रहे हैं, जिन्हें हार्मोन कैप्सूल खा रहे हैं और बड़े फ़ख्र से बताते हैं जी कैप्सूल खा रहे हैं जी, डेली एक कैप्सूल खा लेते हैं जी, सारा दिन जो मर्ज़ी हो जी इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक रहता है। फिर सर मैदा जब ख़राब होता है, मैदे के बाद अगले मैं आपको बताऊं, मैदे की वजह से ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स बनते हैं, मैदे की वजह से सारी बीमारियां, और जो मोस्टली बीमारियां होती हैं मैं उनके नाम लेने लगा हूँ। सर मैदा ख़राब होने की वजह से डायबिटीज़ होती है, मैदा ख़राब होने की वजह से ब्लड प्रेशर होता है, मैदा ख़राब होने की वजह से आपको बड़ी आंत में प्रॉब्लम होती है, बड़ी आंत में प्रॉब्लम होने की वजह से आपको कब्ज़ होती है, कब्ज़ होने की वजह से आपको बवासीर होती है, पाइल्स होती है। हम अब ये पाइल्स, होमोराइड, ये तो नाम सर उनके हैं, वो कहते हैं जी हकीमों को नाम नहीं आते, हम नाम यूज़ करोगे। हमने बवासीर हमारा नाम है, आप भी तो हमारा नाम यूज़ करते हो ना बवासीर, आप भी ना करो, हमने तो बवासीर ही कहना है, हमने नहीं कहना जी कि आपको पाइल्स हो गई है जी, आपको हेमोराइड्स हो गई है जी, आपके अब ये टेस्ट होंगे जी, आपका स्टूल टेस्ट करते हैं जी, आपका वो टेस्ट करते हैं। तो बवासीर हो गई है, बड़ी आंत में उसे मसला है, उसकी जो वेन्स हैं, ब्लड वेन्स हैं, वो उसमें वो जब फूल जाती हैं वो मौके से बन जाते हैं। वजह क्या है सर? एलोपैथिक इलाज करता है सिम्टम्स का, हकीम इलाज करते हैं वो सिम्टम बन क्यों रहे हैं। हम पहले जाते हैं, पहले ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं मैदे की, आपका मैदा परफॉर्म करना अच्छा हो ताकि आपकी मेडिसिन भी काम करे जाके। ये नहीं है कि आपको बवासीर की दवाई दे दें, मैदे की दवाई ना दें। बवासीर आप मेडिसिन खाएंगे 5 दिन आप ठीक, आप महीने बाद आएंगे सब बेर हो गई सर, या डॉक्टर साहब फेर हो गए। उसमें डॉक्टर बेचारे का कसूर ही कोई नहीं है, क्योंकि डॉक्टरों को जो 5 साल में 10 सिखाया जाता है, उनके सीनियर्स ने जो उन्हें ट्रेनिंग दी है ना सर, उनका काम इस सिम्टम्स का इलाज करना है। हाँ, बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं जो इस चीज़ को मतलब नहीं लेते, वो सिम्टम्स के अलावा जाते हैं, लेकिन हकीमों का तो काम ही है ना कि सिम्टम का नहीं इलाज करना। नज़ला आ रहा है जी एंटीबायोटिक दे दो, नहीं, हकीम कहते हैं जी ये नहीं है। मेरे दादाजी कहते थे जिस मरीज़ को बुखार है ना जी, उसके पास, अभी मेरे दादाजी के जो फ़ेलोज़ हैं ना वो आते हैं मेरे पास, वो मुझे एक बुज़ुर्ग बता रहे थे, मैंने सुनी तो बहुत दफ़ा थी, वो कहते जी मुझे एक दफ़ा बुखार हो गया तो उन्होंने मुझे कहा, मेरी अम्मा मुझे लेके आई आपके दादाजी के पास, उन्होंने कहा जी मैं ये मेडिसिन देने लगा हूँ, इसे 2 दिन नहलाना नहीं है और इससे इसका बुखार है ना 104 तक जाना है, तो परेशान नहीं होना तुझे। कहते जी अच्छा। वो कहता ही मैं दवाई ले गया, लेकिन साथ उनका अगली बात ये थी, तुम्हें दोबारा ज़िंदगी में कभी बुखार नहीं होगा। कहते जी चला गया, कहता ही दवाई खाई, मुझे बुखार 100 था, दवाई खाई 102। मेरे घर वाले बोले मेरी अम्मा को कि तुम क्यों गई हकीम के पास, ये हो गया वो हो गया, बच्चे की हालत ख़राब है। फिर उसने कहा कोई नहीं, मेरी अम्मा कहती रही कोई नहीं, उन्होंने दवाई दी, बुखार 104। मेरी अम्मा को सारे बोली जाएं, मैं भी मतलब नढाल परेशान। 2 दिन उन्होंने कहा था, 2 दिन के बाद दोबारा गए हकीम साहब ये मसला, उन्होंने कहा जी अब ये दवाई आप ये खा लें। तो वो दवाई खाई है, तबीयत बेहतर होनी शुरू हुई है। खैर उस वक्त तबीयत जो जैसे भी बेहतर हो गई, कहता मेरी 3-4 दिन बाद तबीयत बेहतर हो गई। अब कहता मेरी 92 एज है, मुझे उस दिन के बाद बुखार नहीं हुआ। तो उन्होंने मुझे कहा था तुम्हें सारी ज़िंदगी बुखार नहीं होगा। था मुझे आपके दादी की बात बड़ी याद आती है, मुझे दोबारा बुखार नहीं हुआ कभी। कहता पता नहीं क्या लॉजिक थी उनकी। और वो कहता वो हर मरीज़ को बुखार चढ़ाते थे। मैंने अब्बा जी से भी पूछा, अपने वालिद साहब से, कि ये क्या थी। कहते यार वो ना उनका लॉजिक थी कि जो
टेम्परेचर होता है ना, वो खैर साइंस भी अप्रूव करती है इस चीज़ को। जो टेम्परेचर होता है ना, ये अब तो साइंस ने तो अप्रूव किया, उन्होंने तो उस वक्त ये काम कर रहे थे ना कि जिस्म के जितने आपके वायरसेस या बैक्टीरियाज को है ना, इन्हें किल करने में बहुत काम करता है आपका जो टेम्परेचर ऊपर जाता है। हम कोरोना में भी ये कहते हैं, कोरोना वाले मरीज़ को कहते हैं बुखार फ़ौरन ना उतारो। बुखार तो अंदर फ़ाइट कर रहा है, आपके जरासीम बैक्टीरिया के वायरस के साथ फ़ाइट कर रहा है। आप टेम्परेचर उतार रहे हो, फ़ाइट करने की कुव्वत कम कर रहे हो। बुखार को कंट्रोल करो, उतारो ना उसे, नीचे ना करो उसे टेम्परेचर को। तो वो कहते थे उनका ख़्याल ये था, मतलब वो मुझे ये बताते थे कि ये मैं इसलिए मेडिसिन दे के, वो मेडिसिन आज भी हमारे पास है, लेकिन आज के दौर में हम देते नहीं हैं। मरीज़ लेने के तैयार नहीं है ना, कौन कहता है मुझे टेम्परेचर ऊपर करो, हम नहीं देते, लेकिन मेरे पास मेडिसिन है। वो कहते हैं हम इसलिए ऊपर करते थे कि बुखार से अंदर जितने भी बैक्टीरिया या वायरसेस के ना किल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये अब साइंस भी कहती है कि किल होते हैं, वो आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त अंदर जंग कर रही होती है, लड़ रही होती है। तो वो अच्छा, मैदे पे हम बात कर रहे थे। वो अब मैदे की वजह से ये सारी बवासीर, बड़ी आंत के प्रॉब्लम्स, मैदे की वजह से आपका लीवर इफ़ेक्ट हो रहा है, जिसको आपने मैदे में खाना खाने के बाद उसके फ़ैट्स उसने अलग करने हैं, सारा कुछ करने हैं। सर मैदा एक मेन पॉइंट है और मैदा ही ख़राब है सर। असल में हमारे सोशल मीडिया ने इसमें बहुत काम किया है, बहुत गलत काम किया है, बहुत नेगेटिव काम किया है कि हर बच्चे को घर में अप्रोच है, घर में इजी एक्सेस है और वो बच्चे देख रहे हैं, मीडिया की तरफ राग़िब हैं। वो गलत मीडिया, नेगेटिव मीडिया जो है उसे यूज़ कर रहे हैं। उसे यूज़ करने के यार सर ये इंसान की नेचर है, फ़ितरत है। सेक्सुअल एक्टिविटीज़ जो है ना, ये अल्लाह पाक ने इंसानी फ़ितरत में डाली हुई है, बच्ची में भी और बच्चे में भी। ठीक है, ये आपका बच्चा जब पैदा हो जाता है ना सर, पैदा हो जाता है, उस वक़्त ही उसके अंदर ये फ़ितरत होती है। आपने कभी नोट नहीं किया, छोटे से छोटे बच्चे भी जो हैं अपने उज़्व ख़ास को मसल रहे होते हैं सर, वो मसल नहीं रहे, बेसिकली उनकी नेचर में ये चीज़ अल्लाह पाक ने डाली है कि उन्हें इस चीज़ का वो एंजॉय कर रहे होते हैं। कह लें सिंपल लफ्ज़ों में सर, वो फिर बच्चे गलत कार्यों की तरफ जाते हैं। फिर हमारे इसमें बहुत गलत कंसेप्ट, को एजुकेशन को गलत कहा जा सकता है कि पहले इसमें नहीं थे। सर आपको जब आप अपनी जिन्स से अलग जिन्स को देखते हैं तो आप राग़िब होते हैं, चाहे वो लड़की है चाहे लड़का, आपको थोड़ा मसले मसाइल होते हैं इंसानी कुदरती फ़ितरत की वजह से। तो गलत नहीं है, एजुकेशन को मैं गलत नहीं कह रहा, मैं आपको उसके सिस्टम और फ़ितरत को बता रहा हूँ कि फ़ितरत की वजह से फिर वो मसले मसाइल होते हैं। वो लड़के फिर मुश्तज़नी करते हैं, उसकी वजह से उन्हें मसले मसाइल होते हैं। लड़कियों में भी इस तरह के बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। मैं पहले लड़कों की बात कर लेता हूँ, फिर जब उनकी अज़वाजी ज़िंदगी की तरफ जा रहे होते हैं तो फिर उन्हें इस चीज़ का डाउट होता है कि हमारी अज़वाजी ज़िंदगी ख़राब ना हो जाए, और वो मसले मसाइल होते हैं। और आजकल बहुत रेशो है कि बच्चियों की शादी हो रही है और वो जो बेऔलादी है बहुत आम हुई है। वो उसकी वजह से ये है कुछ बचपन की गलत कारियाँ बच्चों को, और ज़रूरी नहीं है वो किसी और के साथ गलत कारियाँ, वो अपने आप के साथ सेल्फ होती हैं वो सारी। मौलिद से कितना जल्दी रब्ता करना चाहिए ऐसी सूरत हाल में? सर मौलिद से तो वैसे तो इन चीज़ों से वैसे ही बचना चाहिए, लेकिन अगर आप खुदा ना खास्ता कहीं इस चीज़ में हो सकें तो आप कोशिश करें कि आप अपने 18-20 साल की एज तक ना अपने वालिद से रब्ता कर लें। उसके बाद जाएंगे तो आपके जो मसल्स होते हैं ना जी, ये कहते हैं जी 24 साल के बाद ग्रोथ श्रोथ हर चीज़ रुक जाती है। फिर आपकी ग्रोथ में आपकी मसले मसाइल फिर बढ़ जाएंगे। हो गए? नहीं है टाइम है, बस 2-3 मिनट लाते हो जी। और बच्चियों में सर ये मसला है कि बच्चियाँ आजकल की हमारी खुराकों की वजह से जो हाइब्रिड खुराकें खा रहे हैं ना, बच्चियाँ सर 12 साल की उम्र में बच्चियों को माहवारी आ जाती है और उन बच्चियों को पता नहीं होता कि ये क्या चीज़ है। तो इसमें हमारी माओं का बहुत अमल दखल है। हमारी माओं को चाहिए बच्चियों को बाकायदा राग़िब करें। और एक बहुत बड़ा यहाँ पे गलत जो कंसेप्ट गलत है ना, कि बच्ची को जब 1 महीना माहवारी आती है ना, 12 साल 13 साल में स्टार्ट हो जाती है और अगले महीने नहीं आती तो वो फ़ौरन डॉक्टर के पास भागती हैं। ये मैं चीज़ माओं को क्लियर कर देता हूँ कि 12 साल से लेकर 18 साल तक जो होते हैं ना, ये बच्चियों को मसले मसाइल रहते हैं।
आपकी ग़िज़ाओं की वजह से, उसकी मेडिसिन ना लें। हाँ, मेडिसिन ये ना लें कि फ़ौरन वो खाएं और वो ब्लीडिंग हो जाए, वो सारी उम्र अपना फ्यूचर बर्बाद कर लेंगी। उनकी जो ओवरीज़ होती हैं, बच्चादानी होती हैं, वो ख़राब होती हैं मेडिसिन से, जो इनटेक करके अपनी ब्लीडिंग करवाती हैं। तो इसलिए कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा माएँ कि बच्चों को किसी देसी टोटकों की वजह से, देसी चीज़ों की वजह से उन्हें इसकी तरफ लेके जाएँ और अपनी अज़वाजी ज़िंदगी को महफूज बनाएँ, वो बच्चियों की भी बनाएँ, बच्चों की भी बनाएँ। तो मैं बस अगर आपके पास थोड़ा टाइम है तो मैं आपको बस थोड़ी सी हेल्दी लाइफ ये बता देता हूँ कि सर, अगर एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए रात को जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें, उठ के पानी के एक गिलास में थोड़ी सी कलवंजी मिक्स करके वो पिएं। कलवंजी ऐसी चीज़ है जिसमें कहा गया है कि सवाए, जिसका मफ़हूम है हदीस पाक का, सवाए मौत के हर चीज़ की शफा है। थोड़ी सी कलवंजी डाल के वो एक गिलास पानी का पिएं, फिर वॉक करें, अपनी प्रेयर्स करें, प्रेयर करने के बाद अपनी वॉक करें, रहें, नाश्ता अच्छा करें, दोपहर को खाना कम खाएं, रात को बहुत कम खाएं और जल्दी सो जाएं। जी, तो नाज़रीन, आप सुन रहे थे आपकी, हमारी और सबकी सेहत के बारे में एक बड़ा हेल्थी प्रोग्राम हम लेके आते हैं। सेहतमंद प्रोग्राम था जिसमें हकीम ज़ुबैर की आपने गुफ्तगू सुनी। ख़ानदानी हकीम हैं, उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में तमाम बीमारियों के बारे में जो उनकी एहतियाती तदाबीर हैं वो भी बताई हैं, जिस तरह से उनकी तशख़ीस है वो भी बताई है। तो ये अब आप पर है कि आप किस तरह से अपने आप को बचाते हैं। हम आपके लिए इस तरह के प्रोग्राम्स लेके आते रहेंगे। देखते रहिए अली गौहर ऑफिशियल। अपने होस्ट अली गौहर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।